अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो डिस्कस कर चुके थे। इसमें हमने पढ़ा था किस तरह से न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, उन्होंने क्या किया, एक लेड चैम्बर लिया। ठीक है, लेड चैम्बर में उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी वो एलिमेंट जिससे खास किस्म की रेडिएशन जो होती है वो इमिट होती है। यहाँ पर जो उन्होंने रेडिएशन को स्टडी किया वो कौन सी थी, वो अल्फा पार्टिकल्स थी। तो तकरीबन उन्होंने 20,000 अल्फा पार्टिकल्स लिए और उनको एक गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या किया, बम्बार्ड किया। जैसे उसकी बम्बार्डमेंट कर दी तो क्या हुआ कि उसमें से 20,000 में से 19,990 जो पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए। बाकी बच गए कितने, 10। तो 10 में से जो 8 थे वो एक साइड के ऊपर और दूसरे साइड के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए। रह गए इसमें से दो जो थे वो वापस आ गए। अब इनमें से जो 19,990 जो पार्टिकल्स थे वो सीधे क्यों चले गए, उन्होंने यहाँ से कंक्लूजन निकाला, यानी रदरफोर्ड ने यहाँ से कंक्लूजन निकाला। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो एटम में जगह है वो खाली है, इसी वजह से ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे चले गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टिकल्स जो थे, यानी 8 पार्टिकल्स जो थे वो एक साइड के ऊपर दूसरी साइड के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए। इसके पीछे रीज़न उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो कुछ अल्फा पार्टिकल है उसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है। जब एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है तो जो ऑपोजिट चार्जेस होती है वो अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागती हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने कहा कि कुछ स्पेशल पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, तो जब ये पॉजिटिव चार्जेस उनके करीब में से गुजरती तो वो उनसे दूर चली जाती, दूर उनसे हट जाती हैं। तो ये बात उन्होंने बताई। इसी तरह कुछ पार्टिकल्स जो थे वो वापस आ गए। उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी, उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो 2 पार्टिकल्स थे वो वापस इसलिए आ गए क्योंकि वो जो ये पार्टिकल्स थे बिल्कुल उसके ऊपर उसके सामने जा रहे थे। ठीक है, तो जैसे उनके सामने चले गए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक पार्टिकल, जैसे आप उसके ऊपर जाओगे, देखें इनके बिल्कुल सामने, आपको रास्ता तो मिलेगा नहीं, तो इसी वजह से आप इस जरिए से वापस आओगे। तो यहाँ पे भी रेडिएशन ने भी ऐसे ही किया, जैसे बिल्कुल उसके ऊपर से जा रहे थे, देखिए उसके सामने से, तो रास्ते से वो जाहिर ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में रिपल्शन, तो इस वजह से ये जो पार्टिकल्स थे ये वापस इधर रिफ्लेक्ट हो गए। यानी ये जो डिफ्लेक्शन थी किस वजह से थी, ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। अब हम बात करेंगे मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स क्या थे, ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन पॉइंट्स, कभी पोस्टुलेट्स पूछे जाते हैं, कभी की पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबका मतलब एक ही होता है, यानी मेन पॉइंट्स। आप लोगों ने इसको फिर इस तरह से आंसर करना है। तो यहाँ पे कहते हैं जो एटम है वो ज़्यादातर उसके अंदर एक सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं कि जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन्स कहते हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर एक सेंट्रल पोर्शन होता है एटम का, उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सेकेंड पॉइंट में आपको बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह से रिवॉल्व करते हैं जैसे सूरज के गिर्द जो प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने प्लैनेटरी मॉडल, इस तरह से उनको ये नाम भी दिया था। अब आगे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, तो इनको एक खास किस्म की कुव्वत की ज़रूरत होती है जो कि उसको उस न्यूक्लियस के साथ उसको बांधे रखें। जैसे ये क्या है, एक न्यूक्लियस है कि जिनके दरमियान पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। ये क्या है, शेल्स है। तो इन शेल्स के दरमियान, शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को कौन से ऐसे फोर्स है जो कि मजबूर करते हैं कि वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे, सर्कुलर पाथ में गोल चक्कर लगाएं। तो ये जो कुव्वत होती है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स करती है, मजबूर करती हैं कि वो एक सर्कुलर पाथ में इस रास्ते पे गोल घूमे इस न्यूक्लियस के गिर्द, तो उस वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये वो कुव्वत जो कि एक पार्टिकल के एक चार्ज को मजबूर करता है कि वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे, सर्कुलर पाथ में गोल चक्कर लगाए। सो कहते हैं कि इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन को बांधे रखती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से होता है, ये न्यूक्लियस अप्लाई करती है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और न्यूक्लियस में भी कौन सी चीज़ ये कुव्वत अप्लाई करती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ये पॉजिटिव चार्जेस एक फोर्स अप्लाई करती हैं इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और वो फोर्स क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, मजबूर करती हैं कि वो एक सर्कुलर पाथ में क्या करें, रिवॉल्व करें। इसी तरह आगे कहते हैं कि द साइज ऑफ
ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एन एटम, यानी एटम जो है वो बड़ा है, जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है। तो यहाँ पे अगर आप इस साइज को भी देखोगे तो साइज जो है वो बहुत बड़ा है एटम का एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियस। सो इन्होंने ये भी कहा कि एटम में ज़्यादातर जो जगह है वो क्या है, वो खाली है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादातर 19,990 जो पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए थे, जिनसे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ज़्यादातर जो पार्टिकल वो सीधे चले गए। इसका मतलब ये है कि एटम में ज़्यादातर जो जगह है वो क्या है, वो खाली है। फिर आगे कहते हैं एटम इज न्यूट्रल। एटम क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पास जो प्रोटॉन्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूमेरिकली दोनों की तादाद क्या है, बराबर, यानी इसकी अगर तादाद देखी जाए ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेते हैं। इन टर्न इसके ऊपर, एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बचता। अब आगे कहते हैं न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास एंड एनर्जी ऑफ एन एटम। तो न्यूक्लियस जो है, किसी भी एटम की जो एनर्जी है, ये जो मास है, ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके जिम्मे होती है, वो न्यूक्लियस की गिर्द होती है। यानी न्यूक्लियस जो है वो किसी भी एटम के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमने कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए। तो हमने कहा कि एटम के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज पोर्शन होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है। इसी तरह उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे रिवॉल्व करते हैं जैसे ही सूरज के गिर्द जो है प्लैनेट्स। आगे कहते हैं कि जो प्रोटॉन्स है, जो न्यूक्लियस है, वो एक स्पेशलाइज्ड कुव्वत अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, मजबूर करती है कि वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करें। आगे इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज कम है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, और एटम में ज़्यादातर जो जगह है वो क्या है, वो खाली है। आगे कहते हैं कि जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होती है वो बराबर होती है। और एटम का जो मास है या एटम के पास जो एनर्जी है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने मेन पॉइंट डिस्कस किए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे जो डिफेक्ट्स हैं, जो गलतियां थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, जो बाद में आने वाले साइंसदान थे उन्होंने कौन कौन सी गलतियां निकाली, वो डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।